A very good morning, students. I, Professor Bhavik Panchal, welcome you all on today's session. Fine. The subject name is Environment for Business, EFB. Fine. The chapter name is International Environment. In the last session, we have discussed about the technological environment, and there are number of topics that was technology, what is technology, what are the forms of technology, what are the forms of technological transfer. Fine. There are various topics on intellectual property rights, patent, trademark, copyrights, and other IPRs. Fine. In today's session, we will discuss international environment. It consists globalization, multinational corporations, and many more things. So, without wasting much time, we are opening up the PPT of the chapter. If you have any query, if you have any doubts, you can interact with me in ongoing session. As you all know that there is a chat option is there. And so I will happy if you are interacting with me. And here I am sharing PPT with you, international environment and how international environment affect the business. Fine. So here we begins. Globalization, multinational corporations and foreign capital in India. Fine. You are familiar with the globalization. In earlier chapter, we have discussed about globalization. Fine. The point in the topic of economic reforms, we have already discussed the three pillars of economic reforms. Fine. In that, liberalization, globalization, and privatization was there. Fine. It is about the industrial policy. Now we will discuss the globalization in context of how globalization can affect the business. Fine. So here you can see the logo of many multinational corporations that working in the India. Fine. And they are very successful. Fine. Say for example, Coca-Cola, Google, McDonald, you can see Apple, Samsung, Mastercard. There are number of MNC who are operating their business in India. Fine. Moving further, uh, कोई भी कंट्री हो, आइदर वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड कंट्री हो, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, वो सभी कंट्री के लोगों को अफेक्ट करता है और वो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी दो कंट्री के बीच में अगर कोई भी ट्रेड होता हो या बिजनेस होता हो तो वो कंट्री के लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ठीक है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। फाइन। विच आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट हुआ। फाइन। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कीप योर ऑडियो म्यूट। फाइन। हम अच्छे से सेशन कंडक्ट कर पाए। सबसे पहला पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ा, इतना रैपिडली ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ा, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है वर्ल्ड ट्रेड ग्रो रैपिडली। इसका मतलब दुनिया में जो ट्रेड है, एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज में जो ट्रेड हो रहा है वो रैपिडली बढ़ा। फाइन, बहुत जल्दी से बढ़ा। फाइन। आप देखो कि आप कुछ सालों पहले का वर्ल्ड देखो और अभी का वर्ल्ड देखो, ठीक है। अभी राइट नाउ सभी कंट्रीज एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए हैं कि हमें लगता है कि भाई दे आर द नेबर ऑफ आवर्स। फाइन। आप सुबह उठ के मोबाइल देखते हो तो तुरंत आपको देखते हो कि भाई अभी हेल्थ इमरजेंसी में कौन सी कंट्री में कितने कोरोना के पेशेंट है और इंडिया में कितने हैं और कोई कंट्री क्या कर रहा है, नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसका इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, साथ साथ में ऐसी काफ़ी सारी सेवाएं बढ़ी जिससे पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गया। फाइन। कि भाई मान लो यूएसए इंडिया से खरीदता है या चाइना से खरीदता है, और भी सभी कंट्रीज जो है अपने हिसाब से जो है इंटरनेशनल ट्रेड करती है और अपना बेनिफिट्स देखती है। फाइन।
तो इससे क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन, जितने भी कंट्री के बिजनेस थे वो ग्लोबल होने लगे, है ना। इंडिया की कोई छोटी सी कंपनी है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो अपना बिजनेस ग्लोबली चला रही होती है, राइट। कोई और फॉरेन की कंपनी की सर्विसेज हम यहाँ पे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रैपिडली ग्लोबलाइजेशन बढ़ा बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फाइन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी गुड्स और सर्विसेज है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, फाइन। जैसे खाने के जो क्रॉप है, वेरियस गेहूं है, राइस है, नंबर ऑफ थिंग। देन सुगर, वी आर एक्सपोर्टिंग शुगर ऑल्सो। वी आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। और अभी इंडिया की सबसे ज़्यादा डिमांड है मलेरिया की जो दवाई आती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो पूरे वर्ल्ड में अभी उसका डिमांड है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड होता है यहाँ पे, और जब भी ट्रेड होता है तो वो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा जो है वो एक मोड है, मोड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। सेकेंड, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इधर वो लोग टेम्पररी माइग्रेट कर रहे हो या परमानेंटली माइग्रेट कर रहे हो, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक स्वरूप है। और इसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन रैपिडली फैलता है। एक जगह से दूसरी जगह लोग माइग्रेट होते हैं तो वो ग्लोबल हो जाते हैं। जैसे कि इंडिया के लोग हैं, पीपल्स ऑफ इंडिया, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी काफ़ी कम कंट्रीज होगी जहाँ पे जो है इंडियन के लोग इंडियंस ना हो, फाइन। तो क्या हुआ कि इंडिया ग्लोबलाइज हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं, फाइन। उसमें भी गुजरात, तो सबसे ज़्यादा लोग गुजराती जो है वो फॉरेनर्स है, अभी एनआरआईज है, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज में बसते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि गुजरात इज ग्लोबल, फाइन। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ बिकमिंग ग्लोबल, फाइन। गुजरात के बिजनेसमैन इंडिया के बिजनेसमैन भी ग्लोबल हो गए, फाइन नाउ। मैंने 2 दिन पहले ही आर्टिकल में पढ़ा था कि मुकेश अंबानी और मार्क जकरबर्ग, ठीक है, दोनों मिलके कुछ ई कॉमर्स सेक्टर में कुछ नया सोशल मीडिया ऐप पे कुछ करने वाले हैं। दे आर कंपीटिंग विथ वी चैट एप्लीकेशन ऑफ चाइना। चाइना का जो वी चैट एप्लीकेशन है वो दोनों मिलके उसको compete करने की बात कर रहे हैं। सो दैट इज वन कंपनी फ्रॉम इंडिया एंड वन कंपनी फ्रॉम अदर कंट्री, दे आर competing some other country, so that is the example of globalization। इसके साथ साथ हमें एक और पॉइंट जो डिस्कस कर लेते हैं, फाइन। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, मतलब अगर इंडिया का कोई सिटीजन अगर फॉरेन कंट्री में जाता है तो उसको माइग्रेशन बोला जाता है, माइग्रेट बोला जाता है। राइट नाउ द एरा ऑफ रिवर्स माइग्रेशन इज देयर। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब वापस जा अपने नेटिव पे या होम कंट्री में आना, ड्यू टू हेल्थ इमरजेंसी। अभी की हेल्थ इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी की वजह से क्या हुआ कि जो लोग माइग्रेट होके और कंट्रीज में जा रहे थे वो वापस जो है होम कंट्री में या नेटिव लैंड में आ रहे हैं। सो दैट कंसेप्ट इज नोन एज रिवर्स माइग्रेशन, फाइन, जो अभी हो रहा है, ठीक। देन ट्रांसफर ऑफ मनी पेमेंट्स बिटवीन कंट्रीज एंड रीजन्स हैव बीन ग्रोइंग। मनी पेमेंट्स एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे। उसका मोड ऑफ मनी पेमेंट भी अलग अलग हो रहा है। पहले ऐसा था कि बहुत कम ऐसे ट्रांजेक्शन थे जो डिजिटल फॉर्म में होते थे, मेजोरिटी ट्रांजेक्शन इधर चेक से या हार्ड पेमेंट के द्वारा होते थे। नाउ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, डिजिटली हो रहे हैं, डिजिटल मोड में हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे कोई आपको जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा हो गई। मतलब मान लो मुझे कोई XYZ कंट्री से कोई भी माल माल सामान लाना है, गुड्स लाना है, तो मुझे वहाँ पे पेमेंट करने के लिए मैन्युअली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ इनफैक्ट देर आर अदर फैसिलिटीज, जैसे कि मान लो मुझे कोई सैंपल मंगवाना है, कि मुझे कोई भी गुड्स लाना है तो उसका सैंपल मैं कुरियर द्वारा मंगा सकता हूँ, उसके पैसे मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो नो नीड टू गो पर्सनली, आपको पर्सनली की जाने की जरूरत नहीं है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला, राइट।
अलीबाबा से लेके अमेजोन और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो दुनिया में यही कंसेप्ट पे पूरे दुनिया भर में अपना बिजनेस कर रही है। फाइन। एंड मूविंग टुवर्ड्स द 4 पॉइंट, इजियर कैपिटल फ्लो बिटवीन द कंट्रीज। कैपिटल फ्लो है वो इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होने लगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ट्रेड। ठीक है, कैपिटल फ्लो कैसे मूव होता है? तो देर इज ए नो बाउंड्रीज। जैसे कि अगर मान लो कोई कंपनी है बाहर की, फॉरेन की, मॉरिस गैराज जिसकी बात करें कि एमजी कंपनी जो चाइना की है, चाइना का मैनेजमेंट है अभी उसका, तो वो कंपनीज इंडिया में चलती है तो वो पैसे कहाँ से लाती है? कैपिटल फ्लो वो कंपनी को चलाने के लिए, उनका प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कहाँ से आता है? दैट इज ऑब्वियसली फ्रॉम देयर मदर कंट्रीज। उनकी मदर कंट्रीज या होम कंट्रीज में से पैसे आता है। फाइन। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है तो वो बहुत इजीली होता है। तो इसकी वजह से वो लोग अच्छे से ऑपरेशन कर पाते हैं अक्रॉस द ग्लोब। फाइन। और स्मूथली बिजनेस कर पाते हैं। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन है जो रैपिडली हुआ। और भी इंडिया की मान लो कोई फॉरेन में कोई कंपनी है तो इंडिया में से भी फॉरेन में जो है कैपिटल फ्लो मूव होता है और वो इजीली होता है। इसकी वजह से इंडिया की जो कंपनी है वो भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस फॉरेन में अच्छे से कर पाएगी। फाइन। देन उसके रिलेटेड ही पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, फाइनेंस टू फ्लोज इजीली बिटवीन द कंट्रीज। फाइनेंस भी दो कंट्री के बीच में इजीली मूव होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। फाइन। अभी राइट नाउ द एरा ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इज देयर, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। फाइन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बैंकिंग बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी बैंकिंग फैसिलिटी को एनेबल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फाइन। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ आईडी पासवर्ड्स जो है आपके इंटरनेट बैंकिंग के याद रखना है और आप जो है पूरे ग्लोबली आप अपना बिजनेस और बैंकिंग कर पाओगे। देन नंबर 6, इंक्रीज द रोल ऑफ ट्रांजेक्शनल कॉरपोरेशंस, फैसिलिटेट ट्रेड ऑन ग्लोबल स्केल। मतलब ऐसे कॉरपोरेशन का रोल यहाँ पे इंक्रीज हुआ जो ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा करे, उसको फैसिलिटेट करे, उसको मॉनिटर करे। नाउ देर आर वेरियस bodies or organizations, they are helping international trade, they are managing international trade. If there is any conflict between any countries, so they are trying to solve that conflict. वो लोग आर्बिट्रेज करते हैं, वो लोग इंटरमीडिएटरीज बनते हैं। फाइन। जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी एक संस्था है। देन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी जो है काफ़ी सारे वीक कंट्रीज को लोन देता है और बहुत सारे रोल जो है परफॉर्म करता है। रेटिंग भी देता है काफ़ी सारे कंट्रीज को। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जो ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं ग्लोबली बिजनेस करने के लिए। देन नंबर 7, कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन। फाइन। उसने क्या किया? कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन ने एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस जो है मिटा दिया। हमने आगे भी डिस्कस किया। यहाँ पे एक्सप्लोजन का मतलब हमें ये समझना है कि रैपिड डेवलपमेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन फील्ड में रैपिड डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आप सोचो कि पहले 20-25 साल पहले की हम बात करें या 15-20 साल पहले की, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए लोग लेटर यूज़ करते थे कि भाई लेटर लिखते थे और वो कम्युनिकेट करते थे। उसके बाद कम्युनिकेशन ऐसा बढ़ा मोबाइल फील्ड में। सो राइट नाउ तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि आप विद इन माइक्रो सेकेंड्स आप कहीं पे भी दुनिया भर में कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री में, कोई भी कॉर्नर में क्या चलता है, यू कैन कम टू नो विद इन अ सेकेंड। फाइन। सो इससे क्या हुआ, लोग एक दूसरे के नज़दीक आए। फाइन। और जो कंपनीज है वो ग्लोबलाइज हुई। इवन जो सिटीजन्स है वो भी ग्लोबल हो गए। फाइन। आप इंडिया में बैठे बैठे कहीं पूरे ग्लोब में से कहीं से भी, वर्ल्ड में से कोई भी कंट्री में से आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में ला सकते हो बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और डे टू डे राइट नाउ वी आर टॉकिंग, यू आर अटेंडिंग दिस सेशन, आई एम डिलीवरिंग दिस सेशन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
ठीक है, आपने कभी हमने ऐसा भी नहीं सोचा था कि भाई यहाँ पे जो है आप लोग इतने सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आओगे, हम ऑनलाइन सेशन डिलीवर करेंगे। फाइन, सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन। फाइन, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन बहुत रैपिडली बढ़ा। फाइन, लोग एक दूसरे से बात करने लगे। ठीक है, जैसे अब हम डेली जो न्यूज़ देखते हैं और हमारे मोबाइल में भी न्यूज़ आता है, तो हम गुजरात का नहीं देखते कि भी गुजरात में कौन से जिले में क्या हुआ। उस उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है और वर्ल्ड में क्या चल रहा है। वर्ल्ड में अमेरिका में न्यूयॉर्क में कितने कोरोना पेशेंट हैं, इटली में कितने हैं, कौन कहाँ पे कैसी स्थिति हो रही है, और उसको सबको देख के वी आर टेकिंग अवर डिसीजंस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत रैपिडली बढ़ा और उसके लिए बिजनेस को क्या हुआ, कंपटीशन भी बढ़ा। ठीक है, देर आर टू साइड्स, देर इज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो एंड थ्रेट ऑल्सो। ठीक है, अगर आप थ्रेट की नज़र से देखोगे तो कंपटीशन बढ़ा। फाइन, कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन की वजह से और नई नई कंपनी इंडिया में आने लगी, एंड यू हैव अपॉर्चुनिटीज एज वेल, कि आपके लिए पूरा जो है वर्ल्ड मार्केट ओपन हुआ। कि अगर मान लो कोई हमारे टाउन का कोई छोटा सा भी बिजनेस है, तो वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में अपना जो है काम कर पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। देन नंबर 8, intermixing of nations, especially terms of ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब नेशंस, और काफ़ी सारे नेशंस कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो दूसरों को शेयर करते हैं। अगर दूसरी कोई कंट्री कंट्री की एक्सपर्टाइज है तो वो यहाँ पे लाते हैं, और इससे क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन रैपिडली फैला। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया जो कंट्री है, इंडिया का स्किल्ड मैन मैन पावर के लिए बहुत जानी जाती है। ठीक है, तो इंडिया का मैन पावर पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है। ठीक है, और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो है फॉरेन की है जो बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, वो इंडिया में लाया जाता है और इंडिया में यूज होता है। फाइन, सो उनकी एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिलता है। फाइन, देन पॉलिटिकल राइवलरीज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये दोनों वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक ड्राइवर है, हम ये बोल सकते हैं। पॉलिटिकल राइवलरी का मतलब, अगर कोई पॉलिटिकल राइवलरी दो कंट्री के बीच में है, तो वो कंट्री क्या करेगी, कोई थर्ड कंट्री नेशन के साथ अपना बिजनेस करने का ट्राई करेगी। राइट नाउ, अभी एक कंटेम्प्ररी एग्जांपल अगर हम ले, लेटेस्ट मॉडर्न एग्जांपल, सो ये कोरोना वायरस डिसीज, सबको पता है कि उसका ओरिजिनेटर है चीन। तो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज है, जितने भी कंट्रीज है, वो चीन के साथ अभी अभी अपना बिजनेस रिलेशंस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, उसमें भी सबसे आगे है अमेरिका और जापान। फाइन, और जापान ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि जापान की जितनी भी कंपनीज है चाइना में, वो धीरे धीरे जो है वो विड्रॉ कर लेगी अपने बिजनेसेस। अब क्या होगा कि उनकी जो बिजनेसेस है वो विड्रॉ हो गए, तो उसकी जो चाइना की राइवलरी कंपनीज हैं, ठीक कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए है, इंडिया है। अभी 3 दिन पहले इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सॉरी, गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया कि अगर कोई भी अ, जापान और यूएसए का बिजनेस अगर गुजरात में आके अपना बिजनेस करना चाहता है, तो उनके लिए वेलकम किया। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर सी दिस सिचुएशन एज अ अपॉर्चुनिटी, ये इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। फाइन, जैसे कि ज़्यादातर यूएसए की आईटी कंपनी कहाँ पे है, तो यहाँ पे चाइना में, जैसे एप्पल से लेके काफ़ी कुछ कंपनी है, एचपी और बहुत सारी, जापान की भी बहुत कंपनी है। ठीक है, तो गुजरात ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और उनको बोला, अभी जापान की गवर्नमेंट को बोला, यूएसए की गवर्नमेंट को बोला कि अगर आप गुजरात में आते हो तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे। ठीक है, सो इसके लिए दैट इज दे आर सेइंग दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। फाइन, अभी आज के न्यूज़पेपर में यूपी का भी है कि यूपी की गवर्नमेंट ने, यूपी के सीएम ने, वो उनके जो ब्यूरोक्रेट्स है, ठीक है, उनको भी बोला कि भाई आप भी देखो कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई फॉरेन कंपनी आनी चाहती है तो उनके लिए भी हम वेलकम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल राइवलरी।
पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और वो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको 100% जो है इफेक्ट करता है। फाइन। आपने सुना होगा चाइना यूएसए ट्रेड वॉर, या यूएसए इंडिया ट्रेड वॉर। फाइन, कुछ टाइम पहले यूएसए और इंडिया के बीच में भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। ठीक है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने बोला था कि भाई इंडिया जो है हमारी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाती है, तो हम भी उनकी प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगाएंगे, और उसकी वजह से काफ़ी कुछ जो है वो दिक्कत हुई थी। ठीक है, तो दीज आर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो ऑलवेज जो है इंटरनेशनल ट्रेड में रहता है, और वो ग्लोबलाइजेशन का भी एक फैक्टर है। फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको प्रमोट करते हैं। सबसे पहले ट्रेड बैरियर्स जो है वो दूर हो जाते हैं। ट्रेड बैरियर्स, रोड ब्लॉक्स, ठीक है, ये अगर दूर हो जाते हैं तो ग्लोबली अपना बिजनेस कोई भी कंट्री कर सकती है। जैसे कि ट्रेड बैरियर्स का मतलब हमने देखा था कि देयर आर सर्टेन बैरियर्स जो कंट्री अपने हिसाब से वो लगाती है। इसको आप फिजिकल पॉलिसी बोलो या फॉरेन पॉलिसी बोलो, और हर एक कंट्री की पॉलिसी अलग अलग होती है। से फॉर एग्जांपल, अभी दुनिया में जो एक कोरोना की डिसीज के लिए एक दवाई यूज की जाती है, वो हाइड्रोक्लोरिक क्लोरोक्विन जो है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो मलेरिया की दवाई है, और दुनिया का वर्ल्ड मार्केट में वो 70% जो है इंडिया में बनती है। अब तुरंत इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। ठीक है, कि भाई कोई भी जो है वो कोई भी कंपनी वो दवाई का एक्सपोर्ट नहीं करेगी जब तक हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं होती। फाइन, सो दीज आर द ट्रेड बैरियर। उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप वाला इश्यू हुआ कि भाई यूएसए ने वो दवाई मांगी। फाइन, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर हटा लिया, तो वो कंपनीज जो है वहाँ पे कंसाइनमेंट बेच सकी। ठीक है, सो देयर आर ऑलवेज ट्रेड बैरियर, और जब जब भी ट्रेड बैरियर्स ओपन अप होते हैं तो ऑलवेज जो है ग्लोबलाइजेशन होता है। से फॉर एग्जांपल हमारी नेबर कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है, तो ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन इंडिया और पाकिस्तान में जो ट्रेड हो रहा है वो अभी काफ़ी टाइम से बंद हुआ है। फाइन, सो दोनों के लिए ये लॉस लॉस सिचुएशन है, लेकिन इंडिया के लिए इतना ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वहाँ की चाइना की इकोनॉमी इसको हैवीली इम्पैक्ट होता है, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और पाकिस्तान, यूएसए और काफ़ी कुछ कंट्री में इंडिया से सबसे ज़्यादा मेडिसिन जाते हैं, और इंडिया की मेडिकल फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड में जो है वेल नोन है। फाइन, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद अगर हम बात करें, कुलदीप रावल बोल रहे हैं भाई जूम ऐप भी चाइना का है। ठीक है, सही बात है कि जूम ऐप चाइना का है, एंड वी आर यूजिंग दैट एप्लीकेशन पॉजिटिवली। फाइन, देर आर, जी बोलिए बोलिए। यस, उसको रैपिड किट बोला जाएगा, और पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट मंगवाई। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स ड्यू टू हेल्थ इमरजेंसी गवर्नमेंट भी सोचेगी। ठीक है, कि अगर हमारे लोगों की, हमारे सिटीजन्स की बेनिफिट के लिए अगर अगर हमें किसी से मांगना भी पड़ता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि यूएसए ने हमारे पास से दवाई मांगी। ठीक है, तो उन्होंने धमकी भी दी थी इंडिया को कि भाई अगर इंडिया दवाई नहीं देगा ये मलेरिया की, तो हम स्टेप्स उठाएंगे। फाइन, तो इंडिया ने वो दवाई भी सप्लाई की। साथ साथ में उसका दूसरा साइड भी है कि इंडिया के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है यूएसए में है, जो अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आप पढ़े हो ना, कि वी नीड टू गेन समथिंग और लूज समथिंग। आप हमें कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा। तो हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो अमेरिका ने 8 महीने के लिए उनका वीज़ा, ठीक है, बढ़ा दिया है। H1 वीज़ा जिसको बोलते हैं, H1B वीज़ा। फाइन, तो हम कुछ देते हैं बदले में हमें कुछ मिलता है। तो अभी हेल्थ इमरजेंसी के सिचुएशन में सभी कंट्रीज समझती है, अपना बेनिफिट्स देखती है। फाइन, जैसे कि इसराइल ने हमारे प्रधानमंत्री का तारीफ किया, तो इसराइल को हमारे से ये मलेरिया की दवाई चाहिए थी,
बदले में इंडिया भी उनसे काफ़ी सारी चीज़ें लेती। फाइन, सो दिस इज द इंटरनेशनल ट्रेड। फाइन, और दीज आर द, हम उसको बोले ना कि ये एक स्ट्रेटेजी होती है। फाइन, सो उस टाइम पे आपको बहुत ही संभल के काम लेना होता है कि हमारा एक एक छोटा सा स्टेप जो है पूरा जो है खेल बिगाड़ सकता है। दीज आर द वेरियस स्ट्रेटेजी, और हमें वो सब कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें अभी इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। मैं इसके साथ साथ आपका एक पॉइंट भी ले लेता हूँ कि इंडिया में सबसे अभी कम केस क्यों है, कि इंडिया में जो है टेस्ट बहुत कम होते हैं। मतलब जिसको कोरोना के सिम्टम्स होते हैं उसी के रैपिड टेस्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ पे टेस्टिंग किट की शॉर्टेज है। फाइन, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो वो पूरा एप्रोन आता है वो सब उसकी शॉर्टेज है। तो ऑब्वियसली हम ऐसे सोचेंगे कि भाई फॉरेन कंट्रीज से कोई ऐसी रैपिड किट मंगवाई जाए जिससे तुरंत जो है इसका रिपोर्ट आ जाए कोरोना का, जो अभी रिपोर्ट आने में मिनिमम एक दिन का टाइम लगता है, वो 4-5 मिनट में वो रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, तो इट विल बेनिफिशियल टू इंडिया, और दैट वाज द रिजल्ट। फाइन, और उसमें भी कुछ इश्यूज ये तरह के हुए हैं जैसे आपने बताया कि उसमें भी काफ़ी सारी जो किट है वो खराब आई है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, और उसमें काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट अभी ऑन गोइंग है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड बैरियर जो है अगर ख़त्म होते हैं तो एक दूसरे कंट्रीज के बीच में हो सकता है ट्रेड। देन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की होने की वजह से जो नए नए फ्रंटियर्स, मतलब नए नए जो क्षेत्र है, नए नए फील्ड ओपन हुए, नई कंट्रीज ओपन हुई। जैसे कि मान लो पॉलिटिकल रिफॉर्म, हर एक कंट्री में पॉलिटिक्स अलग अलग होता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेनली दो पार्टी है, कांग्रेस है और बीजेपी है, और काफ़ी सारे क्षेत्रीय दल है। फाइन, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनकी प्रायोरिटी कुछ और थी। बीजेपी की गवर्नमेंट है जिसको एनडीए बोला जाता है, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, तो उनका पॉलिटिकली एजेंडा कुछ और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री के, पहले यूएसए में बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तब इंडिया और जो यूएसए का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। फाइन, देन जैसे ही ट्रम्प आए प्रेसिडेंट के तौर पे, तो उनकी जो पॉलिसी रही अमेरिका फर्स्ट, उनकी पॉलिसी रही, दैट शुड बी, उसमें कोई गलत नहीं है। तो हमें भी उस तरह से एडजस्ट होना पड़ेगा। फाइन, जैसे कि हमारे नेबर कंट्रीज में भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते रहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन को इम्पेक्ट करेगा। फाइन, जैसे चाइना की आपने बात की, तो चाइना में क्या है कि चाइना में अभी तो ऐसा लॉ बन गया वहाँ पे कि जो करंट गवर्नमेंट है, मतलब शी जिनपिंग, वो काफी कुछ टाइम तक, मतलब कोई उनको जो है प्रेसिडेंट के तौर पे हिला नहीं सकता। तो दीज आर द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो अलग अलग कंट्रीज में है। काफी कुछ कंट्रीज में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है जैसे कि नॉर्थ कोरिया और बहुत सारी जगह पे। ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो ग्लोबल ट्रेड को इफेक्ट करती है। अगर कोई लीडर बहुत अच्छा है तो वो ग्लोबल ट्रेड को आगे ले जाएगा, कंट्री को आगे ले जाएगा। ठीक है, अगर लीडर उसकी जो सोच है ऐसी है कि भाई उसको कोई ऐसे युद्ध पे ज़्यादा बिलीव करता है, वॉर में ज़्यादा बिलीव करता है, ऑब्वियस, तो वो इकोनॉमी को वो डाउनवर्ड फील्ड में ले जाएगा। फाइन, देन डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने अपना रोल जो है बहुत आगे ले गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ज्वाइन द बैंड वैगन ऑफ ग्लोबल बिजनेस, मतलब जो ग्लोबल बिजनेस का जो पूरा कारवा जा रहा था वो डेवलपिंग कंट्री ने भी उन्होंने ज्वाइन किया। डेवलपिंग मतलब विकासशील देश। ठीक है, ऐसे देश जो डेवलपिंग है तो वो भी अभी रैपिडली डेवलप हो रहे हैं। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो आप देखो कि इंडिया का डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। एंड अभी का सिनारियो ऐसा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल लीडर मतलब किस तरह के, अभी हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन में इंडिया काफ़ी सारे कंट्रीज को मेडिसिन सप्लाई करता है। ठीक है, और नंबर ऑफ थिंग्स जो है इंडिया अभी वो प्ले कर रहा है। तो दिस इज द क्रूशियल सिचुएशन, तो दैट इज द थिंग कि ये ग्लोबल बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन के लिए ये जरूरी है। फाइन, कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में किसी और को हेल्प करते हो, फाइन, तो वो जो है ऑब्वियसली आपको इन फ्यूचर जो है वो बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सो दैट इज द बेस्ट। उसके बाद है
काफ़ी सारे अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया और बहुत सारी, ठीक है, जिसको ब्रिक्स कंट्री भी बोला जाता है। देन देयर आर 7 कंट्रीज़, G20 कंट्रीज़ के ग्रुप है। तो वो रैपिडली आगे आ गए। और दूसरी तरफ ये हुआ कि जो वर्ल्ड पावर जिसको बोला जाता था, ठीक है, वर्ल्ड पावर मतलब जो यूएसए और ये सारी लोग हैं, उनका जो पावर है वो धीरे-धीरे जो है वो डिक्रीज़ भी हुआ। फाइन, देखो आप कि चाइना का अभी काफी सारे लोग केस स्टडी कर रहे हैं कि भाई चाइना ने बहुत ये किया है सब कुछ, ये वायरस वहां से आया और उन्होंने तुरंत जो है रिकवर कर लिया। आज के न्यूज़पेपर में है कि चाइना में जितने भी केसेस है कोरोना डिसीज के, उन्होंने 95% केस को उन्होंने रिकवर कर लिया। तो दैट इज द बिग अचीवमेंट। तो इसका मतलब हम क्या समझे? फाइन। सो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि 95% केस कब अचीव हो सकते हैं? तो इफ ओनली देयर इज अ प्रॉपर वैक्सीन, ठीक है, अगर उसका प्रॉपर वैक्सीन और प्रॉपर दवाई है, मेडिसिन है, देन ओनली 95% जो केसेस है ये शॉर्ट टर्म में रिकवर हो सकते हैं। फाइन, लेकिन फिर भी वो पूरे वर्ल्ड में अभी किसी के पास वैक्सीन नहीं है। फाइन, और चाइना काफी सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड भी उसने शुरू किया। फाइन, सो दीज आर द वेरियस थिंग्स। Number four, new technologies and business planning continents have spanning continents have emerged। मतलब नई टेक्नोलॉजीज और बिजनेस, ठीक है, जो अपना स्पान और अपना बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर रहा है राइट नाउ। ठीक है, आप देखो कि नए नए बिजनेसेस, नई नई कंपनीज नए नए कंट्रीज में आ रही है। इंडिया में हम एग्जांपल लेके, इंडिया में आपने देखा होगा कि भी काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इंडिया में सालों तक कुछ ही कंपनी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना मेजोरिटी जो है मोनोपोली रखा था, जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, ठीक है, महिंद्रा, फोर्ड मोटर्स, फियाट एंड ऑल। उसके बाद क्या हुआ कि काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में आने लगी, जैसे किया मोटर्स, एमजी, ठीक है, ये कंपनी ने क्या किया कि हमारा जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको चैलेंज किया कि भाई नाउ दिस इज द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन और आपको ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। एंड दैट्स द रिजल्ट क्या है उसका कि कुछ ही महीनों में वो इंडिया में सबसे जो है सेल होती हुई कार बन गए। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस चैलेंजेस। आगे बढ़ते हैं। नाउ, multinational corporations and globalization. These are the introduction part of multinational corporations and globalization. We are moving ahead. Doing business in diverse world। डाइवर्स वर्ल्ड मतलब अभी अभी जो वर्ड है डाइवर्स है, मतलब हर एक कंट्री का स्पेशलिटी है। फाइन, और हर एक कंट्री अपने हिसाब से काम करती है, अपने रूल्स रेगुलेशन ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है। तो जितने भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, एमएनसी, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वर्ल्ड वाइड पूल ऑफ टैलेंट उसको एक जगह पे लेके आना और उसको मैनेज करना। क्योंकि उसके उसको ये अपॉर्चुनिटी है कि उसको दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंटेड लोग जो है उनके कंपनी में वो ला सकते हैं। और दूसरा कि उनको रखना, एक साथ एक समान रखना, वो भी उनके लिए चैलेंजेस है। वो भी में एक वर्ड आया था, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। ये कंसेप्ट यहाँ पे बात हुआ है कि एक ही जगह पे अलग अलग जेंडर के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग रिलीजियन के लोग आके जॉब करते हैं। तो उनको मैनेज करना वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखो आप, इंडियन जो ह्यूमन रिसोर्स है, इंडिया इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरा डाइवर्स है। वो दुनिया की ऐसी काफ़ी सारी कम ऐसी जगह होगी जहाँ पे वो इंडिया का यूथ ना हो। ठीक है, राइट नाउ आपको शायद पता होगा, लेकिन जो यूके है, ठीक है, हम जिसको यूरोप बोलते हैं, उसमें भी यूके, इंग्लैंड, उसके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनको अभी कोरोना हुआ था तो काफ़ी सारी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। तो राइट नाउ देर आर गुजराती पीपल, वो जो है अभी इंग्लैंड की अभी पूरा जो है देश को चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। और नासा से लेके काफ़ी सारे ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया का यूथ जो है बहुत ही ज़्यादा पहुंचा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि राइट नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दुनिया की जो भी कंपनीज है उनको ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो दुनिया की जो भी स्किल्ड पीपल है उनको रिक्रूट करे और उनके
स्किल्स को, उनके जो भी नए फीचर्स हैं उसकी टेक्नो सेवी स्किल्स को यूज़ करे और वो कंट्री को आगे बढ़ाए, और सभी कंट्रीज बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं। नाउ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, सबसे पहले उसका डेफिनेशन दिया है। यू आर फेमिलियर विद द एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसका बिजनेस एंटरप्राइज पूरे वर्ल्ड में हो, ठीक है, वर्ल्ड में उसकी सब्सिडरी कंपनीज हो, और उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो उसकी होम कंट्री में हो, उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोला जाएगा। फाइन, फिर से हम देख लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है डेफिनेशन ऑफ एमएनसी, कि उसका बिजनेस जो है पूरे वर्ल्ड में मोर देन वन कंट्री में फैला हुआ होना चाहिए, उसकी सब्सिडरी ब्रांच हो, और उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो उसके होम कंट्री में या मदर कंट्री में हो, उसको हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोल सकते हैं। इंडिया में काफ़ी सारे एमएनसी है। मैकडोनल्ड, ठीक है, जो यूएसए की ब्रांड है। एप्पल यूएसए की ब्रांड है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके जो है काफ़ी सारी जगह उसके ब्रांचेस है। कोका कोला अटलांटा की ब्रांड है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसके जो है ब्रांचेस है, सब्सिडरी कंपनीज है। फाइन, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, ठीक है, जो अमेजोन की हम बात करें, वॉलमार्ट की बात करें, ठीक है, और देयर आर नंबर ऑफ एमएनसी जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अग्रेसिवली काम करती है, ठीक। बट कोई भी एमएनसी होती है, उसका प्राइमरी फोकस होता है उसका होम कंट्री, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जो मलेरिया की दवाई जो यूज होती है,